हेलो बच्चों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी का निबंध रचना अर्धनारीश्वर पढ़ाऊंगी, जिसके रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये निबंध रचना है और इस निबंध रचना को पढ़ने से पहले रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो दिनकर का जन्म जो है वो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था और जन्म तिथि इनका 1908 ईस्वी था। दिनकर को अगर हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य में दिनकर को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है। जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में 1908 ईस्वी को और मृत्यु जो है इनकी 1974 ईस्वी में हुई थी। दिनकर हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ रचनाकार थे। इनको जो है गद्य रचनाकार के रूप में विशेष सम्मान मिला है। इनकी माता जो है मनरूप देवी थी और पिता रवि सिंह थे। दिनकर की शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय में ही हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए ये मोकामा के हाई स्कूल के बाद इन्होंने अपनी और उच्चतर शिक्षा जो है वो पटना कॉलेज से पूरी की थी। तो दिनकर के बारे में इतनी जानकारी के पश्चात ये जानना जरूरी है कि दिनकर जो है वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक गद्यकार थे, एक लेखक भी थे, रचनाकार जिन्हें हम कहते हैं। निबंध की भी उन्होंने रचना की तो निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे। इसके अलावा दिनकर जो है वो कई पदों पर कार्य कर चुके थे। जैसे अपने जीवन में उन्होंने प्रधानाध्यापक का पद संभाला था। इसके पश्चात दिनकर को अगर देखा जाए तो दिनकर जो है वो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार इतने बड़े पद पर भी काम कर चुके थे और तो और वे प्रोफेसर के पद पर भी रह चुके थे तथा भागलपुर जो है विश्वविद्यालय उसमें वो उप कुलपति के पद पर भी कार्य कर चुके थे। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में एक लेखक, एक कहानीकार, निबंधकार के अतिरिक्त भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, इसके पश्चात विद्यालय में प्रधानाध्यापक, कॉलेज में प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है वो उप कुलपति रह चुके थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिनकर की प्रतिभा जो है वो अतुलनीय थी, यानी उनकी तुलना किसी से हम नहीं कर सकते हैं। शायद इन्हीं सब कारणों से उन्हें हिंदी साहित्य में जो है राष्ट्रकवि का दर्जा मिला था। तो वर्तमान में हम जानते हैं कि दिनकर को अनेकों रचनाएं दिनकर ने लिखी और उन रचनाओं के लिए जो है दिनकर को अनेकों सम्मान भी मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें एक गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। तो दिनकर के विषय में इतना जानने के पश्चात अब जो है इनकी रचना जो 12वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक में है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर दिनकर की एक निबंध रचना है, बल्कि ऐसा कहा जाएगा कि ये रचना जो है, निबंध रचना जो है, इसमें दिनकर जो है ये कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? तो दिनकर ये बतलाते हैं कि अर्धनारीश्वर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है अर्धनारी, यानी आधा नारी और आधा पुरुष। दिनकर एक कल्पना करते हैं कि एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मानव शरीर जिसके आधे अंग स्त्री के और आधे अंग पुरुष के हो। तो दिनकर अपनी इस कल्पना में शिव की कल्पना करते हैं कि शिव का एक शरीर है जिसका आधा जो है अंग वो पार्वती का है और आधा अंग शिव का है, काल्पनिक रूप है। तो आधा अंग में क्या है? तो एक हाथ में जो है वो नारी का प्रतीक यानी चूड़ियां है, तो दूसरे हाथ में जो है वो त्रिशूल है। एक पैरों में बाघ का छाल या खाल जो होता है वो दिख रहा है, तो दूसरे पैरों में जो है अलता से रंगे हुए पैर है। एक हाथ में जो है, एक आंख में जो है क्रोध है, तो दूसरे आंख में जो है नारी का प्रतीक यानी ममता है। दिनकर ऐसी कल्पना क्यों किए होंगे, सवाल ये उठता है। तो दिनकर नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष में समानता बतलाने के लिए, या फिर कहा जाए तो दिनकर जो है वो स्त्री और पुरुष के बीच की जो ये दूरियां हैं, ये जो कार्यक्षेत्र अलग अलग है, उसमें समानता लाने के लिए दिनकर ने अर्धनारीश्वर की कल्पना की है कि अगर समाज में, देश में पुरुष नारी के गुण और नारी जो है वो पुरुषों के गुण अपनाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि दोनों का जीवन जो है वो पूर्ण माना जाएगा। अपने निबंध की रचना करते हुए दिनकर अतीत में चले जाते हैं। अतीत का मतलब बहुत पहले, प्राचीन समय में। तो वो देखते हैं कि प्राचीन समय में जब मनुष्य जंगली था, जिसे हम आदि मानव कहते हैं,
तो उस समय कैसा था, तो उस समय जो है लोग, उस समय नर और नारी में कोई अंतर नहीं था। नर और नारी दोनों अपनी अपनी रक्षा खुद करते थे। यहाँ तक कि नारियां जो है वो अपने भोजन के लिए या अपने जीवन के लिए पुरुषों पर, नर पर आश्रित नहीं रहती थी। वे अपना भोजन खुद तलाशती थी। रूप जंगली ही था, कोई भाषा नहीं था, कोई कायदा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है नारियां अपना भोजन खुद तलाशती थी। अपने गोद के बच्चे का जो है पालन पोषण अपने बल पर करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिनकर जो है ये जानना चाहते हैं कि नर और नारी का बंटवारा, यानी दोनों के काम का जो है बंटवारा या दोनों का जो कार्यक्षेत्र अभी अलग अलग बताया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दिनकर ये बतलाते हैं कि जंगली जीवन में तो दोनों समान थे, नर और नारी में कोई अंतर ही नहीं था। इसके पश्चात क्या हुआ कि जब मनुष्य थोड़ा और विकास किया, कृषि युग में प्रवेश किया, तो कृषि युग में नारियों की जो है स्थिति वो जो है प्राधीनता वाली हो गई। वो कैसे हुआ कि जब कृषि का आविष्कार हुआ तो नारी जो है वो खेतों में बीज डालने का काम करने लगी, तो पुरुष जो है वो बलवान होने के कारण, थोड़ा कठोर होने के कारण वो खेतों में हल चलाने लगा। इस प्रकार से जब फसल तैयार हुआ तो नारियां जो है फसलों की देखरेख का काम पुरुष किया, तो तैयार फसल से दाना निकालने का काम महिला यानी नारी करने लगी। और बहुत ऐसे काम हुए जो घर के भीतर होने लगे। धीरे धीरे ऐसा समाज का रूप बन गया कि नारी जो है वो घर की और पुरुष जो है उसका कार्यक्षेत्र बाहर का हो गया। यही दूरियां समय के साथ बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आ गया कि नर और नारी के कार्यक्षेत्र का बंटवारा हो गया। घर की छोटी दुनिया, सीमित दुनिया, घर के भीतर की चारदीवारी जो है वो नारियों के लिए, और बाहर विशाल दुनिया जो है, बड़ा जो विस्तृत क्षेत्र है, वो पुरुषों का अधिकार क्षेत्र माना गया। इसके पश्चात दिनकर जो है प्राचीन समय के पश्चात वे कृषि युग में इसकी तलाश करते हैं। दिनकर कई विचारकों जैसे जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनके विचारों को देखते हैं कि क्या इनके विचार में नर और नारी का कार्यक्षेत्र अलग है या समान है। तो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने नर और नारी में कोई विशेष अंतर नहीं माना था, बल्कि गांधी जी अपनी पोती को माँ कहकर संबोधित करते थे कि वो जो है माँ की तरह उनकी है। अगर जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा था कि नहीं, नारी को जो है बहुत ऐसे कार्य है जिससे नारी को दूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध ने अपने आश्रम अर्थात संघ में नारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग था, बुद्ध का जो विचारधारा था, वो बुद्ध चाहते थे कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में नारी जो होती है वो मुक्ति में या मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है पुरुषों के मोक्ष प्राप्ति में, इसलिए जहां तक हो सके नारी जीवन से दूर रहना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को यह कहा भी था कि ब्रह्मचारी रहो। तो बुद्ध जो है वो नारी का जो है कार्यक्षेत्र वो अलग मानते थे। जयशंकर प्रसाद का भी मानना था कि नर और नारी में थोड़ा अंतर अवश्य है, इसलिए दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। लेकिन दिनकर जो है जंगली स्थिति से लेके, जंगली युग से लेके वर्तमान समय की सारी स्थितियों को देखने के पश्चात इस निबंध में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर नर नारी के गुण, जैसे नारियों में कुछ विशेष गुण होते हैं, कोमलता होती है, दया होता है, प्रेम होता है, और देखा जाए तो त्याग भी होती है, अगर इन सारे गुणों को पुरुष अपना ले, या फिर कहा जाए कि पुरुष के कुछ गुण होते हैं जैसे कठोरता होता है, उसमें जो है बलशाली होते हैं, अगर उन गुणों को नारी अपना ले तो दोनों का जीवन जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों का जीवन पूर्ण माना जाएगा। दोनों अपने अपने रूप में रहते हुए भी अगर एक दूसरे के गुण को अपनाते हैं तो नर और नारी जो है एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का निर्माण होगा, एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा। दिनकर के इन विचारों की आलोचना भी की गई है कि अगर ऐसा होता है तो नर और नारी के बीच जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा। परंतु दिनकर अंततः इसी निष्कर्ष पर अपने इस निबंध में पहुंचते हैं कि अगर नर जो है नारी के गुण अपनाता है तो उसे देवता कहा जाता है, परंतु अगर कोई नारी नर की तरह कार्य करती है तो उसे मतलब नीच माना जाता है, अच्छी नजर से देखा नहीं जाता है। परंतु राष्ट्र कवि दिनकर अंततः यह साबित कर देते हैं कि नर और नारी दोनों एक ही मिट्टी की बनी हुई दो प्रतिमाएं हैं, दोनों का निर्माण जो है वो एक ही द्रव्य से हुआ है, एक ही चीज से हुआ है, इसलिए इनके कार्य क्षेत्र को लेकर ईश्वर ने ऐसा कोई
कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नर और नारी का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, बल्कि अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो संसार में जितने भी कार्य क्षेत्र हैं लगभग सभी क्षेत्रों पर नारियों का प्रवेश हो चुका है और नारियां जो है उन क्षेत्रों पर अच्छा कार्य भी कर रही है। तो दिनकर अपने इस निबंध में ये बतलाते हैं कि नर और नारी एक दूसरे के गुण लेते हैं। तो एक पिता जो है वो माता की भी भूमिका निभा लेगा और एक माता जो है वो पिता की भी भूमिका निभा लेगी। इससे जो है एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा परिवार का निर्माण होगा। तो दिनकर की ये जो निबंध रचना है इसमें दिनकर एक तर्क देते हैं कि नारी को जो है बहुत जगह पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि नारी जो है वो कलह करती है या फिर संसार में जितने भी झगड़े हुए, युद्ध हुए, बहुत ऐसे चीज थे जिसके पीछे नारियों का हाथ था। तो इसके विरोध में दिनकर एक उदाहरण देते हुए महाभारत का एक प्रसंग लाते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कौरवों और पांडवों अर्थात ये लोग पुरुष जाति से थे, इनके जो है जिद के कारण, इनके हठ के कारण, हाँ, इनकी कठोरता के कारण लड़ा गया। अगर महाभारत का जो युद्ध है उससे पहले जो उन लोगों में विवाद था उसका फैसला करने का कार्य अगर कुंती और गांधारी को दे दिया जाता तो संभवतः ये निश्चित था, संभवतः भी नहीं बल्कि निश्चित था कि महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि कुंती और गांधारी जो है वो युद्ध का माहौल बनने नहीं देती। हाँ, और इतना बड़ा जो युद्ध लड़ा गया महाभारत वो नहीं होता। ये दोनों नारियां अपने पति, अपने पुत्र को जो है युद्ध के मैदान में मरते हुए देख नहीं सकती और महाभारत की रचना, कम से कम महाभारत का युद्ध या महाभारत किताब की जो है वो रचना नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि नारी जो है वो युद्ध या कला में योगदान देती है, बहुत ऐसा भी देखा गया है, बल्कि बहुत सफल पुरुषों के पीछे नारी ही प्रेरणा होती है। हाँ, जो यदि देखा जाए तो अनेकों ऐसे कहानियां मिलेंगे जिसमें कि किसी न किसी पुरुष की सफलता का हाथ, सफलता की जो कहानी होती है उसका राज नारी के जीवन में ही छिपा रहता है। तो महान लेखक जो थे प्रेमचंद, अगर उनके जीवन में उनकी पत्नी शिवरानी देवी नहीं आती तो वे खुद स्वीकारते हैं कि वे हिंदी कथा सम्राट के नाम से नहीं जाने जाते। तो इस प्रकार से नर और नारी दोनों का कार्य क्षेत्र अलग नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के गुण को अपना सकते हैं, एक दूसरे के कार्य को कर सकते हैं और इसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिनकर के ये जो निबंध रचना है अर्धनारीश्वर, ये एक निबंध रचना है और इस निबंध रचना में नर और नारी दोनों भले ही देखने में अलग हैं, दोनों के शरीर का गठन, हाँ, रूपरेखा अलग है, थोड़े बहुत अलग है, लेकिन वस्तुतः दोनों एक ही द्रव्य से बने हुए हैं और इनमें अंतर करना व्यर्थ है। तो इस निबंध, आशा है कि आपको ये निबंध का जो है सारांश वो समझ में आ गया होगा और इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो बारी बारी से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।